नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और पार्ट नंबर हमने 1 में बात करी थी अपरिमेय संख्याओं तक। तो अब पढ़ लेते हैं हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब ये सब कुछ हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया है। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो रिमाइंडर सेक्शन रहा है उस सेक्शन को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बचा था वो बचा था हमारे पास, अगर हम बात करें भाज्य की, तो भाज्य संख्याएं यानी कि हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझा था। पूर्णांक, तो पूर्णांक में अगर हम बात करें ऐसा, पूर्णांक जो बटा होता है 3 तरीके से और बटा होता है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम भाज्य, दूसरा होता है अभाज्य, अभाज्य और तीसरा होता है एक। तो अगर हम बात करें एक की, तो एक क्या होता है, एक न भाज्य होता और ना ही अभाज्य। तो न भाज्य होता, एक ना भाज्य होता, ना ही अभाज्य होता। तो एक क्या होता है भाई, एक होता हमारा विषम संख्या। तो हम बाद की बात है, पहले हम भाज्य अभाज्य पढ़ रहे थे, यहाँ पर विषम संख्या की बात बाद में करेंगे। मगर फिर बता देता हूँ मैं, एक ना तो अभाज्य होता ना भाज्य होता, वो क्या होता हमारा विषम होता। तो ये पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा और सम विषम भी पूर्णांक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ से, तो सिंपली मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ पहले भाज्य संख्या के बारे में। तो पहले हम भाज्य संख्या समझेंगे कि भाज्य होती क्या है। और भाई भाज्य संख्या को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना दिमाग से, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो भाज्य अगर संख्या की मैं बात करूँ, यहाँ से भाज्य संख्या है, तो मैं कह सकता हूँ वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड या कह सकते हैं फैक्टर, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर हों, गुणनखंड हों, भाई भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने संख्या उठाई यहाँ से 4, 6, 8, 10, 9 भी ले सकता हूँ मैं, 9 बीच में, 9, 10, डॉट 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 इस तरह की सो। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिखवाई है 2 से अधिक क्या होने चाहिए, उनके गुणनखंड होने चाहिए। तो इस बात को हम प्रूव कर लेते हैं, क्या प्रूव हो रही है या नहीं इस चीज़ की। अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूँ, 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो 2 गुणा 2, वो ध्यान से आपको बात समझनी है यहाँ से। इसके बाद हमें लेना 4 गुणा 1, उसके बाद लेना 1 गुणा 4। तो ये हमारे पास कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, ये टोटल फैक्टर हुए इसके 1, 2 और 1, 3। तो भाई 3 फैक्टर का मतलब होता है 2 से, तो वो ज़्यादा ही है, तो इसलिए 2 से अधिक हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें हम 6 वाले की, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6। तो यहाँ से अगर देखें तो 1, 2, 3 और 1, 4। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो रहे हैं, 6 के फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर 4। तो वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, वो क्या सारी के सारी क्या कहलाएंगे हमारी, वो सारी कहलाएंगे हमारी भाज्य संख्या है। मगर यहाँ से अगर संख्याएं बड़ी हों तो हम फैक्टर कैसे निकालें, किस तरह से फैक्टर करेंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ और सवाल कभी कभी पूछ भी लेता है। तो जैसे मान लो कि संख्या 1600 है, तो वैसे तो 16 से मुझे दिखाई दे रही है कटेगी किसी न किसी संख्या से, यानी भाज्य संख्या जो होती है वो किसी न किसी संख्या से कटती है। अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। तो पहले हम बात करें भाज्य की, तो भाज्य संख्या में वैसे देखते लग जाएगी पता कि संख्या भाज्य है या नहीं। तो भाज्य संख्या किसी न किसी संख्या से कटेगी। तो 1600 में कभी कभी ये क्या पूछ लिया, मैं यहाँ से एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टर करने के तरीके बताया, फैक्टर यहाँ पर यानी गुणनखंड निकालने की बात करिए, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ गुणनखंड निकालने का। गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे 4 की बात करूँ तो मैं 4 को किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 गुणा 2। इस 2 का मतलब होता है 2 की घात कितनी, 2। अब हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए हम इस 2 को एक घात अपनी तरफ से देंगे तो कितने हो जाएगा, 3। तो इसके मतलब से कितने फैक्टर हुए, 3 हुए, चाहे गिन लो आप 3 हो रहे हैं। अब अगर मैं कोई नंबर अलग लूँ, बिल्कुल जैसे मान लो मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ से 18, मान लेता हूँ मैं 18 एक संख्या ले ली मैंने, 18 मैंने मान लेता हूँ यहाँ पर 18 एक संख्या ले रहा हूँ मैं अलग, बिल्कुल। अच्छा, 18 की अगर बात हो कितने फैक्टर होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 6 गुणा 3, भाई 3 गुणा 6, 9 गुणा 2, 2 गुणा 9, उसके बाद 18 गुणा 1 और 1 गुणा 18। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हो रहे हैं जी इसके, बिल्कुल। तो अब अगर हम वैसे निकालने की कोशिश करें तो ट्रिक से किस तरह से निकालेंगे, मैं लिखूँगा 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो इस चीज़ को मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात कितनी, 2। अब दोनों संख्याएं के जो बेस हैं वो अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। तो बेस को देखते हैं बस, तो बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की घात में 1 1 ऐड करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर घात पावर 2 और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 3। और दोनों की हमें क्या करनी है, गुणाई करनी है। 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हुए भाई इनके, 6। तो गिन लो चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हैं। तो ये शॉर्टकट है फैक्टर निकालने का। तो यहाँ से मैं कभी कभी सवाल पूछ लेता 16 के कितने फैक्टर होंगे या 16 के कितने सार्थक गुणनखंड होंगे। तो इसको निकालने का हम तरीका बता देता हूँ सिंपली। 2 को पहले डिवाइड करेंगे, 2 8 16, फिर 2 को फिर 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 को 2 दूनी 4,
फिर 2 एकम 2, 2 से अगर डिवाइड करूँगा 2 पंजे 10, 50 बार ख़त्म, 2 से काटेंगे 2 से 25 बार ख़त्म, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तब तक काटें जब तक नीचे कितना नहीं आ जाए 1। तो हम तब तक काटें जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। हम देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की संख्या कितनी है यहाँ पर भाई 6 है, और 5 की संख्या कितनी है अभी यहाँ पर 2 है। तो गुणा लिखेंगे 5 की संख्या कितनी 2। अब मुझे पावर से मतलब होता है, संख्या जब अलग अलग होती है बेस वाली, तो हम क्या करेंगे पावर से मतलब रहेंगे, और पावर में एक एक ऐड करना अपनी तरफ से। तो पावर जब एक एक ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, यहाँ पर 2 और 1 3, 7 या 21। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 1600 के 21 सार्थक फैक्टर होंगे, या 21 क्या होंगे सार्थक गुणनखंड होंगे। आप समझ रहे होंगे यहाँ तक बिल्कुल क्लियर जो भाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या में बस इंपॉर्टेंट इतना होता है, कभी कभी फैक्टर के आधारित संख्या पूछ लेगा, फैक्टर बताओ कितने होते हैं इसके। तो ये भाज्य का एक मतलब पार्ट है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या थोड़ी सी और मोस्ट हो जाती है, क्योंकि अभाज्य संख्या में पूछ लेता है कि निम्न में से प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग बताओ, या प्रथम 4 अभाज्य संख्या का गुणनफल बताओ। इस तरह सवाल पूछ लेता है। ये पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 100 तक में कितनी होंगी, या 1 से लेकर 50 तक में कितनी होंगी, या 50 से 100 तक में कितनी होंगी। इस तरह के सवाल पूछ सकता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड हों, यानी जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, वो हमारे क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ या करके मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, या वे संख्याएं जो एक व स्वयं से कटती हों, यानी वे संख्या जो एक व स्वयं से कटती हो, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी, या अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब हमें अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, डेफिनेशन तो हमारी हो चुकी है फिलहाल। वैसे जेन्युइन डेफिनेशन इसकी ये है, मगर हम ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देसी भाषा में अगर बोले तो। मगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो सबसे पहले हमारी ये जो अभाज्य संख्या होती है 2 के बाद होती है 3 5 7, 2 3 5 7, उसके बाद होता है 11, और उसके बाद फिर डॉट इस तरह से ऑन। अब यहाँ से हमें समझना है कि जो हमारे पास जो भाज्य संख्या में अगर बात करूँ, मैंने जो परिभाषा लिखवाई है, इससे केवल कितने 2 ही गुणनखंड। 2 की अगर बात करें यहाँ सिंपल, तो 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 1, या फिर 1 गुणा 2। तो कितने फैक्टर हुए भाई? 2 हुए। और 3 की बात मैं यहाँ से करूँ तो 3 गुणा 1 और 1 गुणा 3। तो आप बड़े आसानी से देख रहे हो यहाँ पर कि सभी की संख्याओं को जब संख्या खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी तो कितने फैक्टर होंगे? इसके केवल 2 ही होंगे प्रत्येक के। तो हर संख्या के 2 ही 2 फैक्टर होने हैं केवल। अब यहाँ से सवाल किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है यहाँ से, जो चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है यहाँ सबसे पहले, एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी सवाल पेपर में टेट वाले में आया था पीछे, यूपी टेट में। तो यूपी टेट में क्या क्वेश्चन था मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख दे रहा हूँ उस चीज़ को। वो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं टेट में आया तो कहीं भी आ सकता है वो। तो वो नोट करके लिख रहा हूँ, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ सवाल बन जाता है कभी कभी। टैट ने पूछा तो जरूरी नहीं कि टैट नहीं पूछे, किसी और एग्जाम में पूछ सकता है वो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो वो कह सकता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 150 तक होती हैं भाई 15 संख्याएँ, 150 तक। अगर बात करें 50 से 100 तक कितनी होती है, तो 50 100 तक होती हैं 10। अगर बात करें वो 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक कितनी होती है, तो मैं बोल चुका हूँ यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, तो कितनी आएगी टोटल 25। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी अच्छे तरीके से, बहुत आराम से ये बातें ध्यान रखनी है आपको अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से। क्योंकि सवाल कभी कभी सवाल कैसे पूछ सकता है, वो सवाल तुमसे पूछ लेगा 1 से लेकर 60 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को बताइए कितनी होंगी। तो 1 से अगर संख्या में ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन के 1 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं बताओ क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। तो 1 से 60 तक की अभाज्य संख्या हम कैसे निकालेंगे, वो बात हमें ध्यान से देखनी है। तो 1 से 50 तक की तो भाई मुझे पता है, 1 से 50 तक की मुझे पता है कितनी होती हैं, 15 होती हैं। तो बस मुझे 50 से ही तो छांटनी है, आगे 50 आगे कितनी होती है, 50 की जस्ट बात करूँ तो फिर आती है 53।
53 की अगर बात करूँ मैं, 53 के बाद 54 नहीं ले सकते, 55 ले सकते, 56 नहीं ले सकते, 57 ले सकते, 58 ले सकते, क्या ले सकते हैं फिर 59 ले सकते हैं। 59 के बाद 60 नहीं ले सकते, 61 ले सकते हैं। फिर 61 के बाद 62 हो जाएगा, 63 भी हो जाएगा, 64, 65, 66, 67, तो 67 नहीं हो सकते, 68, 69, 69 ले सकते, मतलब 69 कट जाता। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ना तो 53 किसी से कटेगा, ना 59 कटेगा किसी से, ना 61 कटेगा, ना 67 कटेगा। तो कुल कितनी होगी यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी है 15, तो ये है हमारे पास 15 संख्या तो हो जाएंगी 50 तक, और 50 से 60 तक में कितनी होंगी 4 और, तो कुल कितनी संख्या होगी यहाँ से 19। तो मैं कह सकता हूँ कितने नंबर होंगे यहाँ से 19 होंगे, यानी 1 से 60 तक कितनी संख्या होंगी अभाज्य 19 संख्याएँ होंगी। इसी प्रकार हमसे पूछ सकता है कि 1 से 70 तक मैं बताओ, तो मुझे पता 60 तक में तो 19 होंगे, 70 तक में निकाल लो। तो 70 तक में निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1 से 70 तक की संख्याओं को बहुत आराम से। 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्या कितनी संख्या होंगी हमारे अभाज्य 19 होंगी। अगर 1 से 60 तक की बात करेगा वो 60 तक की, तो हम 59 तक लेंगे केवल। जो 1 से 60 तक में 59 तक लेंगे तो कितनी जाएंगे 15, यानी 15 तो होंगे 50 तक, 50 15 1 16 17 17 होंगे हमारे, कहाँ तक 50 तक होंगे। और मगर हमसे पूछा गया 60 तक, तो 1 से 50 तक तो 15 है ही, उसने पूछा हमसे कितने 70 तक, तो 70 की अगर बात करूँ तो यहाँ से 53 59 61 और 67 ये होंगी 70 तक में, तो कुल कितने जाएंगे यहाँ से ये हो जाएंगे 19। तो यहाँ तक हम समझ गए अभाज्य भी कि अभाज्य संख्या किस तरह से कैसे कैसे निकली जाती हैं। उसके बाद आता है एक नया टॉपिक इसमें ही अभाज्य में, सह अभाज्य संख्याएँ। सह अभाज्य संख्याएँ, तो सहभाज्य हम क्या होता है सहभाज्य को प्राइम नंबर, तो वो भी समझ लेते हैं एक बार सहभाज्य संख्या होता क्या है। तो सहभाज्य संख्या की मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ। सहभाज्य संख्या यानी दो संख्याएं या दो संख्याएं या वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो 1 हो, यानी वे संख्या जिनका HCF कितना हो 1 हो, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनका मैस है, या वे संख्याएं जिनका मैस है, जिनका मैस पे 1 हो, तो वो सारी संख्या क्या लेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ से 2 और 3 का पेयर, 5 और 7 का पेयर, 7 और 11 का पेयर, ये सारे के सारे पेयर जो होंगे संख्याएं, देखो 2 में और 3 में क्या कॉमन है 1, 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 7 में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन है, तो मैसे कितना हो जाएगा इसका भाई मैसे हो जाएगा 1। तो इसलिए संख्या होंगी हमारी सहभाज्य संख्या है। इसके बाद चलते हैं हम सम संख्याओं की ओर। सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती है हमारी, तो सम संख्याओं में बस बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखना है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो या कटती हो, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, तो क्या कहलाएंगे हमारी सम संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ से मैं तुम्हारा एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा यहाँ से बहुत आज सुनने को। हम सबसे अगर पूछते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो हम बताते हैं 2, 2 नहीं है, इससे पहले होती है हमारी 0। तो अगर बात करें हम सम और विषम संख्या नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक बात करूँ तो नेगेटिव सम संख्या ले रहा हूँ -4, उसके बाद 2, या मैं एक छोटी सी पहले और एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे तुम मानते 2 4 6 8 10 12 डॉट सो ऑन, इस तरह से। तो अगर मैं देखूँ सम संख्याएं कितने कितने गैप पे चल रही होती हैं भाई, 2 गैप पे चल रही होती हैं आगे की ओर, +2 इसके अंदर ऐड हो रहा होता है इस तरीके से, +2 ऐड हो रहा है इसके अंदर। ये संख्या जरूर नहीं कि पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो अगर मैं नेगेटिव बात करूँ तो -4 एक सम संख्या है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट संख्या देखूँगा तो माइनस से कितनी 1 2, क्योंकि इसके अंदर कितना ऐड करना होगा नेक्स्ट निकालेंगे 2, तो -4 कर्जे में से 2 रुपये कर्जा अगर हम देंगे तो कितना बचे रहेगा फिर भी 2 रहेगा। अब इसके बाद जस्ट मैं +2 जो ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा, इस बार कर्जा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद जस्ट करूँ तो मेरे पास 2 रुपये मेरे सेविंग में आ जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 और ऐड करूँ इसमें तो ये हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ -4 से लेकर +4 तक अगर मैं चला तो मुझे बीच में क्या मिला यहाँ पर 0। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो 0 है वो क्या है एक सम संख्या होता है, इसलिए हम 0 को भी लिखेंगे, 0 + 2 करेंगे तो ये भी सीरीज में आ जाएगा 2 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिंपली कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी हमारी, तो सबसे छोटी सम संख्या होगी हमारी 0, और 0 ऑप्शन में नहीं है तब क्या लाएंगे हम 2 लाएंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो आज के बाद अब 2 संख्या को सबसे छोटी सम संख्या नहीं बताना है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है हमारी 0 होती है, 0 के अलावा नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से विषम संख्या। विषम संख्या में समझेंगे विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ 2 से कटती हैं, वहाँ पर 2 से नहीं कटती हैं वो सारी संख्याएं, तो इसलिए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्याओं में किस तरीके से समझना देखिए, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या में लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से
वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो, या कह सकता हूँ दो से विभक्त करने पर शेषफल हमेशा एक दें, तो वो सारी संख्या हमारी कहलाएंगी विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें यहाँ सिंपली, तो जैसे मान लो 1 3 5 7 9 11 13 ... सो ऑन। अगर हम बात करें यहाँ से 1 है, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, मान लेता हूँ कि हमने किसी से कर्जा 2 रुपये का ले रखा और हमारे पास अभी देने के लिए कितने रुपए 1, तो वो बंदा कहेगा हमसे कि भाई हमें तो 2 रुपये अगर तुमने हमसे लिए हैं तो हमें 2 ही रुपये चाहिए और हमारे पास रुपये देने के लिए कितने 1, तो वो लेगा नहीं, यानी छोड़ देगा। तो हमारे पास शेष कितने बचे हुए हैं, 1, तो इसलिए यहाँ पर शेष पहले 1 बच रहा। इसी प्रकार से अगर बात करूँ यहाँ से मैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, मान लो हमने 3 रुपये कर्जा ले रखा है, इससे हमारे पास देने के लिए कितने अभी 2, तो 2 एकम 2, कितना बचेगा अभी 1। इसी प्रकार 2 दूनी 4 1, 2 3 6 1 बचेगा, 2 चौक 8 1 बचेगा, यानी सोन सभी में कितना बचेगा शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा, इसलिए इसे बोलते हैं विषम संख्या। या शॉर्ट में अगर ध्यान रखें तो ये कह सकते हैं वे संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो सारी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी विषम संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ तक संख्या का जो क्लैरिफाई था, मतलब जो संख्याओं वाले मतलब क्लासिफिकेशन था, वो सारा का सारा मैंने क्लियर कर दिया फिलहाल। तो संख्याओं के बारे में इससे ज़्यादा विज्ञान नहीं है। अब हम बात करें नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वाले पार्ट नंबर 3 में, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, या फिर जीरोज की संख्या कैसे निकलती है, या फिर विभक्ति के नियम क्या हैं, वो सारी हम बात करेंगे। मगर हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 में, कह सकते हैं पार्ट नंबर 3 में इसके। तो आई होप समझ गए हो अच्छी तरीके से। और मैं एक आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।